Okay, students, good morning. So, on Saturday, okay, good morning to school. On Saturday, हम लोगों ने जो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। उस दिन मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस पढ़ाए हुए थे। अजम्पशंस जिनको हम बोलते हैं मान्यताएं और इम्पोर्टेंस जिनको हम बोलते हैं महत्व, ये दोनों टॉपिक हमारे दैट इज ऑन सैटरडे कंप्लीट हो गए थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दैट इज इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ाया था उस दिन, मैंने आपको एक्सेप्शंस पढ़ाया था। ओके, आई फॉरगेट इट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्यों लॉ ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट कर इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी proves very helpful in the field of production. How? कैसे? As we all know कि producers जो रहते हैं, अगर वे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की चीज को प्रोड्यूस करेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोड्यूसर और मैं सिर्फ एक ही प्रकार की जो है बिस्किट्स प्रोड्यूस करता हूं, देन जो मेरे कंज्यूमर्स होंगे वो कंज्यूमर्स उसको परचेस करेंगे। एक बार परचेस करेंगे, दो बार परचेस करेंगे, तीन बार परचेस करेंगे, बट जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट्स को परचेस करते रहेंगे वैसे वैसे उनकी जो यूटिलिटी है वो उस प्रोडक्ट को लेकर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जब अगर उनकी यूटिलिटी कम हो जाएगी देन मेरा बिजनेस तो बेकार हो जाएगा, बिकॉज they are not purchasing the same product in that same quantity. So law of diminishing marginal utility producers को कैसे मदद करता है? With the help of this law उनको समझ में आ जाता है कि if they are producing only one kind of commodity then they are not able to stay in the market for a long period. That's why instead of producing one kind of commodity, they are producing different types of commodities. Because अगर एक चीज की यूटिलिटी कम हो भी जाए तो जो उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूटिलिटी बनी रहे और वे मार्केट में सरवाइव करते रहें। In this way, the law of diminishing marginal utility proves very helpful to the producers or will help in the production process. Now it's clear to all. Please reply me fast. It's clear to all. Importance in the field of production. Very good, Gia. Okay. Importance in the field of production. Okay, Ujjwal. So फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर टाइम मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। एस वी ऑलरेडी नो, हम सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग अपने आप को प्रोड्यूसर्स के तौर पर अज्यूम कीजिए। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप कोई एक चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वही मार्केट में आप बेचेंगे भी एक ही चीज।
और कंज्यूमर उसी एक चीज को खरीदेगा। अब वह एक चीज कंज्यूमर कब तक खरीदेगा? कभी ना कभी तो उसकी यूटिलिटी जो उपयोगिता होगी उसके लिए कम होती होगी, और वो जब कम होना शुरू होगी तो कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक ही चीज को यूज करते करते लोग बोर हो जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की क्या हुई? यूटिलिटी जो है वो कम होती चली गई ना। हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा। जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना ही बंद हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन का क्या मतलब रहेगा? दैट्स वाई जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक चीज को प्रोड्यूस करने के बजाय दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। क्यों प्रोड्यूस करते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज? बिकॉज अगर उनकी कोई एक चीज की यूटिलिटी मार्केट में कम भी हो जाती है, देन उनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की मदद से वे अपने मार्केट में अपना शेयर बना के रख सकें, मार्केट में जो उनका हिस्सा है उसको बचाए रखें। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल? नाउ इट्स क्लियर टू ऑल? ओके संजना, वेरी गुड। ओके ओके गुंजन, ओके दीपिका, वेरी गुड। ओके, now the second point is, okay, very good, the second point is importance in the field of taxation. Importance in the field of taxation. Okay, टैक्स यानी कर। टैक्स हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है और वो टैक्स देता है, हाउस होल्ड टैक्स देते हैं। तो हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रूव्स बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन? टैक्सेशन में कैसे मदद करता है? अब टैक्स कौन हमसे लेता है? हमसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट। नाउ लिसन, जो अमीर लोग होते हैं उनको उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी को लेकर। ओके, वेरी गुड दीपिका। सो जो अमीर लोग होते हैं उनकी जो यूटिलिटी होती है, उनकी जो उपयोगिता होती है पैसे को लेकर, वो बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अर्निंग। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा कमा रहे हैं, उनको पैसे की इतनी टेंशन नहीं है। बट ऑन द अदर साइड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, पुअर पीपल्स की जो यूटिलिटी जो होती है मनी को लेकर वो ज्यादा होती है, बिकॉज उनको पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। नाउ तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगाती है। कैसे? गवर्नमेंट जो रहती है ज्यादा टैक्स लगाती है अमीर लोगों पर, बिकॉज दे आर एबल टू पे दैट टैक्स। उस टैक्स को वो पे करने के में सक्षम है। एंड ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट जो रहती है गरीब लोगों को एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम टैक्सेस। ओके, गवर्नमेंट जो है क्या कर देती है? एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम टैक्सेस। ओके, वेट, आई विल एक्सप्लेन यू विद इन 1 more minute. So, dear students, the point number second is importance in the field of taxation. Importance in the field of taxation, ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। कैसे? अमीरों की जो उपयोगिता होती है पैसे को लेकर वो बहुत कम होती है, whereas on the other hand गरीबों की जो उपयोगिता होती है, जो यूटिलिटी होती है पैसे को लेकर, वो ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो है क्या करती है? इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन द रिच पीपल एंड exempt the poor people from the taxes. In this way, law of diminishing marginal utility proves very helpful in the field of taxation. Now it's clear to all. Please reply fast.
Okay, very good, Sanjana. Okay, okay, Jia. Okay, Khushbu. Now, the third point. Okay, the third point is basis of socialism. Okay, what do you mean by the word socialism? Social, social का मतलब क्या होता है? What is the meaning of that word? Social. So, the meaning of the word social is समाज. ओके, सोसाइटी जैसे हम बोलते हैं, समाज, सोसाइटी. सोशल है, ये भी रिलेट करता है किस वाले पॉइंट से? द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन. कैसे? गवर्नमेंट जो अमीरों से टैक्स कलेक्ट करती है, बहुत सारा टैक्स लेती है, उस टैक्स का क्या करती है गवर्नमेंट? वो खुद तो रखती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो अमीरों से टैक्स लेगी और उस टैक्स के पैसे को गरीब लोगों की वेलफेयर में खर्च कर देती है. ओके, फिर से बोल रहा हूं, गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स लेती है और वो किसको? गरीबों की वेलफेयर के लिए खर्च कर देती है. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशलिज्म. नाउ इट्स क्लियर टू ऑल. इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? ओके गुंजन, ओके संजना, ओके खुशबू. नाउ वेरी गुड. नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज basis of the theory of exchange. Basis of the theory of exchange. Theory of exchange means what? Exchange का मतलब क्या होता है? First of all बताएं आप मुझे. What is the meaning of the word exchange? Exchange, please. Okay, बदलना. Very good गुंजन, very good. Okay Sanjana, okay Deepika. So बदलना, that is the basis of exchange. Basis of exchange में याद रखिए, जो क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, उसका एक इंपॉर्टेंस भी होता है और वो एक बेसिस भी होता है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का. हाउ? कैसे? एज वी ऑलरेडी नो, हमको पता है कि if the supply of any commodity, अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, then the marginal utility of that product diminishes. तो उस प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश होने लगेगी. डिमिनिश होने से उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी और वो चीज जो है हमें कम दामों पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी. सो द पॉइंट नंबर 4 इज बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज. बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज इट्स इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो. एज वी ऑलरेडी नो, हम सब लोगों को पता है, when the supply of any commodity increases, जब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई जो है बढ़ जाती है, then नॉर्मली उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं. एज वी ऑलरेडी नो कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बहुत सारी कंडीशंस भी फेस की हुई है इस तरीके की. अगर आप वेजिटेबल मार्केट्स में जाते हैं, अगर किसी दिन कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जी मंडी में आ जाती है तो वो चीज सस्ती है, अवेलेबल होने लगी. बहुत
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसका इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो. नाउ द पॉइंट नंबर 4 is clear to all. Is the point number 4 is clear to all? Okay, Sanjana. Okay, Deepika. Okay, Khushbu. Okay. Now, the point number 5. The point number 5 is basis of the law of demand. Basis of the law of demand. Okay. Basis of the law of demand. First of all, there are two types of law related to demand. Okay, no problem. So, listen. There are two types of law. First one is law of demand and the second one is law of supply. They are contrary to each other. Contrary to each other का मतलब आपस में एक दूसरे से भिन्न है और मतलब उनके अपोजिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता हूं. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड सेज, कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस गिरती हैं, इट्स डिमांड इंक्रीजेस, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है. Whereas on the contrary, if the price of a commodity increases, अगर किसी चीज की प्राइसेस जो हैं बढ़ती हैं, then the demand for that commodity decreases, तो उस commodity वो जाएगी. On the other hand, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई भी है. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. ये किसके बिहेवियर से रिलेट है? प्रोड्यूसर के बिहेवियर से रिलेट है. Whereas लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर. दैट्स व्हाई अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसी का एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो उसमें जो इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, उसका जो 5th पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. नाउ लॉ ऑफ सप्लाई पे वापस आता हूं मैं. लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स इफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड if the prices of the commodity decreases, its supply also decreases. तो producer, now think like a producer. अगर मैं भी एक प्रोड्यूसर हूं, आप लोग भी कोई प्रोड्यूसर हैं, तो आप स्वाभाविक बात है आप सोचेंगे अगर मेरे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में भेजूं बेचने के लिए, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट कमा सकूं. Whereas अगर मेरे प्रोडक्ट की कीमत गिर रही है मार्केट में, देन ऑटोमेटिकली मेरा मार्जिन, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा. तो मैं कम ही सप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे ज्यादा मार्जिन नहीं हो रहा है. मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा कि जब उसकी चीजें उसकी जो प्राइसेस हैं बढ़ जाएंगी, तब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा. तो हाउ, कैसे, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के लिए कैसे? एज वी ऑलरेडी नो, अगेन इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब कंज्यूमर क्या करेगा, एडिशनल यूनिट्स की डिमांड बढ़ेगी या एडिशनल यूनिट्स को परचेज करेगा, देन फाइनली उसकी जो डिमांड होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. हर सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी के साथ. क्यों? क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है ऑफ दैट प्रोडक्ट को लेकर, उस प्रोडक्ट से वो हर एडिशनल यूनिट पर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और वो डिमांड कम करने लगेगा. वो डिमांड कम करने लगेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. So these are the 5 points of importance of law of diminishing marginal utility. मैं एक बार फिर से इन पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से उनको देखिए. इंपॉर्टेंस
of law of diminishing marginal utility. The point number 1 is importance in the field of production, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि कैसे वो प्रोडक्शन की फील्ड में इंपॉर्टेंस है. देन इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन की फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के यूज से. यस दीपिका. सो इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, देन बेसिस ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का बेस कैसे है, देन बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में किस तरीके से काम में आता है, देन बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में कैसे यूजफुल है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सो बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में आप याद रखिए कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स की डिमांड बढ़ेगी बट उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी. ओके, जब आप चीजों की डिमांड बढ़ने लगेगी या एडिशनल कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो उपयोगिता है वो कम होती चली जाएगी. नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल? ओके ओके, वेरी गुड गुंजन. ओके दीपिका, ओके जिया, ओके संजना, ओके गुंजन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, उस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ बताता हूं कि वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नोट्स मैंने आज ही ग्रुप पे सेंड किए हुए हैं, आप लोग चेक करें और उनको अपनी कॉपीज में लिखना शुरू करें. ओके उज्जवल. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर यानी ग्राहक, इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? कोई है जो मुझे बता सकता है यहाँ पर? और फिर मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को. इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज. वेरी गुड दीपिका भार्गव, नॉट चेंज, नो चेंज. पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, इट मीन्स वहां पर हम आकर कोई भी चीज चेंज नहीं करना चाहते हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एज वी ऑलरेडी नो, हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो है वांट्स अनलिमिटेड है. वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं. हम सब लोगों की वांट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं. बहुत सारी मीन्स हर चीज हम लोगों को चाहिए. बट उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज आवर इनकम, हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है. क्या है? लिमिटेड. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है, वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर जो है अपने पैटर्न ऑफ कंजप्शन को, किसको? पैटर्न ऑफ कंजप्शन, अपने खर्च करने के तरीके को चेंज नहीं करता है. वह पॉइंट, वह पोजीशन जहां पर कंज्यूमर अपने पैटर्न ऑफ कंजप्शन, पैटर्न ऑफ कंजप्शन जो उसका पैटर्न है खर्च करने का, उसको चेंज नहीं करता है. एंड एट दैट पॉइंट, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन. और उसको उस पॉइंट से, उस पैटर्न ऑफ कंजप्शन जिस पॉइंट पर वो रुका हुआ है, उस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विथ हिज लिमिटेड इनकम, या व्हाइल स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम, जो वो अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड कर रहा है उससे. सो वन मोर टाइम आप ध्यान से सुने. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट
और पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन or a point where the consumer do not want to change his pattern of consumption, जहां पर कंज्यूमर जो है अपने पैटर्न ऑफ कंजप्शन को चेंज नहीं करता है, एंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। So this is what we called consumer equilibrium. Now it's clear to all? हाँ नमन, क्यों? Because वहां पर वो संतुष्ट है, उसको और कोई चेंजेस नहीं करने, उसको तसल्ली है, उसको सेटिस्फेक्शन है कि अब मुझे और कोई भी चीज में बदलाव नहीं करने, मैं सेटिस्फाइड हूं अपने पैटर्न ऑफ कंजप्शन से। Now it's clear to all? Okay. यहां पर okay, very good students. Now listen. इस वाले पॉइंट पे अब यहां पर हम जो है दो तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल करता है। पहली कंडीशन है when consumer spends his or her entire income, his or her entire income on a single commodity. Okay, when consumer spends his entire income on a single commodity. And the second one is when the consumer spends his entire income between two or more commodities, दो या दो से ज्यादा commodities पे जब वो अपनी पूरे पैसे खर्च करता है। So the first one is when the consumer spends his entire income on a single commodity, जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक कमोडिटी पर खर्च करेगा, तो वो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? ओके, इसके बाद षष्ठी जैन 10th की क्लास का टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ लिसन ऑल ऑफ यू। जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक कमोडिटी पे स्पेंड करेगा, तो उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा? उस इक्विलिब्रियम के लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान से दीजिएगा, MUX इक्वल्स टू PX। MUX इक्वल्स टू PX। MUX इक्वल्स टू PX यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिलेगी X कमोडिटी से। X यानी यहाँ पर एक कमोडिटी के लिए यूज किया गया है, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो ड्राइव कर रहा है X कमोडिटी से, वो बराबर होनी चाहिए जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उस X कमोडिटी पर। तो जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च करेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे हासिल होगा? व्हेन MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ X कमोडिटी। ओके, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज जब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को दो से ज्यादा चीजों पर क्या करेगा? स्पेंड करेगा। जब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को, ओके, यू मे टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके, अदरवाइज मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा तो आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नाउ जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो कमोडिटीज पे क्या करेगा? स्पेंड करेगा। जब दो तरीके से वो इस तरीके से स्पेंड करेगा कि उन दोनों कमोडिटीज पर जो उसने पैसा खर्च किया है, उन दोनों कमोडिटीज पर जो उसने पैसा खर्च किया है, वो पैसे से और उन दोनों कमोडिटीज से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्या? उन दोनों चीजों से, उन दोनों कमोडिटीज पर जो भी पैसा उसने खर्च किया है, उन दोनों कमोडिटीज से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, देन ओनली
he will get maximum satisfaction. It's clear? अब उस कंडीशन में कंज्यूमर को कैसे इक्विलिब्रियम हासिल करेगा वो देखिए आप यहाँ पर, 1 मिनट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सो दूसरी कंडीशन होगी उसकी MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ओके, सो जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या रहेगी, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। मतलब जो दोनों कमोडिटीज वो कंज्यूम कर रहा है, जो दोनों कमोडिटीज पर उसने पैसा खर्च किया है, उन दोनों कमोडिटीज से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, सो ये दो कंडीशंस होती हैं ऑफ गेटिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देन द सेकंड वन, दोनों कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं, कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन डिफरेंट कंडीशन। नाउ ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हुए? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं? वेरी गुड संजना। ओके ओके खुशबू। ओके, सो नोट्स as I already told. Okay, very good Gauri. Okay Deepika. Now listen, notes मैं आप लोगों को ग्रुप पर सेंड कर ही रहा हूं। ओके, टॉपिक वाइज टॉपिक आप नोट्स को और देखें और पढ़ें, देन आप लोगों को बेटर वे में और समझ में आएगा अबाउट द टॉपिक। तो आज के हमारे जो दो टॉपिक थे वो थे, नंबर 1 इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, एंड देन द सेकंड वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, वेरी गुड। तो मैं अब यहाँ पर अपनी इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा।